हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज से कुछ दिन पहले जस्टिन बीबर ने, जो कि दुनिया के सबसे मशहूर पॉप सिंगर में से एक हैं, जो कि मेनली कनाडा से आते हैं, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनका जो राइट साइड का फेस है वो पैरालिसिस हो गया है। राइट साइड का जो उनका फेस है उसमें मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने डायग्नोस करवाया डिजीज का, तो उनके डायग्नोसिस में रामसे हंट सिंड्रोम जो डिजीज है वो निकल के आया है। आज हम इसी डिजीज के बारे में बात करेंगे कि रामसे हंट सिंड्रोम क्या होता है। आज हम जानेंगे कि रामसे हंट डिजीज क्या होता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या सिम्टम है, इसके क्या एग्जामिनेशन है, क्या टेस्ट है, क्या ट्रीटमेंट है, और इसका प्रोग्नोसिस कैसा है, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, और हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, और इसका प्रिवेंशन क्या है। सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं फैक्ट इज विद प्रभात। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आते हैं मेन डिजीज के ऊपर, रामसे हंट सिंड्रोम। ये क्या होता है? तो जो रामसे हंट सिंड्रोम है, इसमें कि बहुत ही पेनफुल रेसेस हो जाते हैं, बहुत ही दर्दनाक रेसेस हो जाते हैं। रेसेस जो चेचक के समय जो होते हैं उस टाइप का, जो वो बहुत ही दर्दनाक हो जाते हैं। वो कहाँ कहाँ पे होते हैं? वो कान के आसपास में, चेहरा में और मुंह के अंदर में ये होते हैं रेसेस, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं। तो इसका क्या क्या कारण है? तो कारण में जो ये सिंड्रोम है, ये वेरिसिला जोस्टर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। और ये इन्फेक्शन कहाँ होता है? वो ब्रेन के अंदर में नर्व को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है। और ये वही वेरिसिला जोस्टर वायरस है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स, यानी कि जिसकी वजह से चेचक होता है। तो जो चेचक कराने के जिम्मेवार जो वायरस है, वही वायरस इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जो लोग इस वायरस से पीड़ित होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो वायरस है वो फेशियल नर्व को डैमेज करता है। और फेशियल नर्व को ये कहाँ पे डैमेज करता है? नियर द इनर ईयर, इनर कान जो है वहाँ पे जो फेशियल नर्व है उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नर्व में इरिटेशन होता है और नर्व में स्वेलिंग हो जाता है। और ये जो सिंड्रोम है, ये जो कंडीशन है, वो मेनली एडल्ट में होता है और रेयर कंडीशन में ही बच्चों में होता है। इसका सिम्टम, इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। इसका जो पहला सिम्टम है ये है कि सीवियर पेन इन द ईयर, यानी कि कान के अंदर में बहुत ही तेज दर्द होगा। इसका दूसरा सिम्टम है पेनफुल रेसेस ऑन द, यानी कि पेनफुल रेस होगा। और ये रेसेस कहाँ कहाँ पे होंगे? वो ईयर ड्रम में होंगे, ईयर कैनाल में होंगे, ईयर लोब में होंगे, टंग में होंगे और रूफ ऑफ द माउथ में होंगे, यानी कि मुंह का जो ऊपर का हिस्सा है, जो पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट है, उसमें होगा। लेकिन किस तरफ होगा? जिस तरफ का नर्व इन्फेक्टेड होगा उसी तरफ में होगा। यानी कि अगर राइट साइड का नर्व इन्फेक्टेड है तो जो रेसेस होगा मुंह के अंदर में, वो पैलेट के राइट साइड में ही होगा, लेफ्ट साइड में नहीं होगा। और अगला सिम्टम क्या है? हेयरिंग लॉस ऑन वन साइड, यानी कि जिस तरफ का ये सिंड्रोम होगा, यानी कि जिस तरफ का ये नर्व इन्फेक्टेड होगा उस तरफ से सुनाई देना बंद हो जाएगा। चौथा सिम्टम है वो है कि पेशेंट को चक्कर आएगा। इसका पांचवा सिम्टम है वीकनेस ऑफ वन साइड ऑफ द फेस, यानी कि एक साइड का जो चेहरा है वो वीक हो जाएगा। चेहरा का जो मसल्स हैं वो एक साइड का वीक हो जाएगा। वो किस साइड का होगा? जिस साइड में नर्व इन्फेक्टेड होगा उस साइड का जो चेहरा है वो वीक हो जाएगा, यानी कि उसके मूवमेंट नहीं होगा। उसमें हम चाहेंगे भी तो उसमें मूवमेंट नहीं करा पाएंगे। इससे क्या क्या परेशानी होगा? इससे परेशानी होगा कि एक साइड का आँख को नहीं बंद कर पाएंगे, खाने में डिफ़िकल्टी होगा। खाने में डिफ़िकल्टी क्या होगा कि जिस साइड में मसल वीक हो गया, यानी कि जिस साइड का मसल को कमांड हम नहीं दे पाएंगे, यानी कि जिस साइड का मसल को मूवमेंट नहीं हो पाएगा, जब भी कोई खाना खाएगा तो उस साइड के कॉर्नर से जो खाना है वो नीचे गिरने लगेगा, यानी कि वहाँ से लीक होने लगेगा। क्योंकि एक तरफ का जो मसल है वो तो काम करेगा तो मुंह बंद होगा, लेकिन दूसरे साइड का जिस तरफ का इन्फेक्शन है उस तरफ से जो मसल है वो वीक हो जाएंगे, जो कि मुंह को बंद नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो खाना है उधर से लीक होने लगेगा।
और क्या दिक्कत होगा, एक्सप्रेशन देने में दिक्कत होगा, यानी कि हमें खुशी होता है, हम एंगर होते हैं, वो सब जितने भी एक्सप्रेशन है वो सारे एक्सप्रेशन को करने के लिए आपके मसल जो है, फेस का जो मसल है उसको सही से काम करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि फेशियल नर्व है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। जिस साइड में इन्फेक्शन होगा उस साइड का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, और क्या होगा, जो फेस सही से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि एक तरह का जो फेस होता है होगा वो पैरालाइज हो जाएगा, यानी कि एक तरह के फेस का आधा परसेंट जिस साइड में इन्फेक्टेड होगा, जिस साइड का आराम से हंट सिंड्रोम होगा उस साइड में फेस पैरालाइज हो जाएगा। और इसमें एक बात जानने की ज़रूरत है कि राइट साइड का लेफ्ट साइड का, अगर राइट साइड का प्रॉब्लम है, जैसे जस्टिन बीबर को राइट साइड का डिजीज हुआ है उनको, यानी कि राइट साइड का उनका फेशियल नर्व इन्फेक्टेड हुआ है, तो इसके वजह से उनका जो फेस है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा, लेकिन वो अपने फेस को या फिर अपने मुंह को राइट साइड में मूव नहीं करा पाएंगे। तो उनका जो नर्व है मसल को दोनों साइड से खींचता है, तो राइट साइड से वो तो नहीं खींच पाएगा क्योंकि वो डैमेज है, लेफ्ट साइड से खींचेगा। इसके वजह से जो मुंह है वो हल्का लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, जिधर सही नर्व है उसके तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा देखने में नॉर्मल लोगों को लगता है कि लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम होता है राइट साइड का, क्योंकि उधर का जो नर्व है वो सही से मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो इसका देखते हैं, अगला है कि इसका एग्जामिनेशन क्या होगा और इसका टेस्ट क्या होगा। एग्जामिनेशन कैसे होगा इसका, कि हम कैसे जान पाएंगे कि ये रामसे हंट डिजीज है, यानी रामसे हंट सिंड्रोम है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो डॉक्टर हैं फेस का वीकनेस देखते हैं कि किसी एक साइड का जो फेस है वो वीक है, यानी कि उधर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो ये एग्जाम कर लेते हैं, ये साइन देख करके वो जान जाते हैं कि इसको रामसे हंट डिजीज है। ये तो एग्जामिनेशन हो गया। अब उसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट होता है, उसको बारे में देख लेते हैं। पहला टेस्ट है ब्लड टेस्ट फॉर वेरिसेला जोस्टर वायरस, यानी कि पहला टेस्ट होगा ब्लड टेस्ट होगा पेशेंट का। उससे क्या पता चला कि उसमें उसके ब्लड में वेरिसेला जोस्टर वायरस है कि नहीं। ये वेरिसेला जोस्टर वायरस को टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट होगा। अगला जो टेस्ट है वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये जो टेस्ट है वो नर्व के द्वारा दिए गए कमांड के ऊपर मसल कितना रिएक्ट कर रहा है उसको जांच करने का तरीका है। यानी मोटर नर्व जो है, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है मसल को मूवमेंट के लिए, वो उतना मसल को मिल पा रहा है या नहीं, या उतना वो ये कर पा रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए, बेसिकली ये चेक करने के लिए किया जाता है, अगर मोटा मोटी भाषा में समझाएं तो, कि मसल कितना मूव कर रहा है। यानी कि जो भी अंग है, हमारा हाथ है, हाथ में मसल है, तो हम हाथ को कितना मूव करा पा रहे हैं, तो वो सब चेक करने के लिए। तो वो कहाँ पे लागू होगा, फेस में लागू होगा। तो फेस में चेक होगा कि वो कितना काम कर रहा है, कि फेशियल जो मसल्स हैं वो नर्व के जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर कितना रिएक्ट कर पा रहे हैं, वो चेक होगा इसके वजह से। इससे इसमें क्या होता है कि एक नीडल ले करके मसल में इंजेक्ट किया जाता है, और वो नीडल मसल के अंदर में जो इलेक्ट्रिकल वेव होता है, जो एनर्जी होता है, उसको रीड करता है, और उसको या तो मॉनिटर पे या फिर स्पीकर के थ्रू उसका आउटपुट देता है, जिसके बाद डॉक्टर जान पाते हैं कि मसल और नर्व के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है, यानी कि दोनों कैसे काम कर रहे हैं, नर्व सही से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि नहीं, और मसल इंस्ट्रक्शन सही से लेकर के रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। अगला जो टेस्ट है वो है लंबर पंचर टेस्ट। लंबर पंचर टेस्ट में क्या होता है, इसमें CSF के बारे में जांच किया जाता है। CSF क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो CSF जो होता है वो मेनली ब्रेन में होता है, और ब्रेन को कुशन प्रोवाइड करता है, यानी कि ब्रेन को वो सुरक्षा प्रदान करता है। तो CSF में जो ब्रेन होता है वो फ्लोट करता रहता है, जिसकी वजह से ब्रेन का जो वेट है वो हमारे शरीर को पता नहीं चल पाता है, और जो हमारे स्कल में, यानी जो खोपड़ी में जो प्रोजेक्शन है, जो उठा हुआ भाग है, उससे ब्रेन को डैमेज होने से भी बचाता है। और जो CSF होता है वो ब्रेन के अंदर में तो होता ही है, उसके साथ साथ वो स्पाइनल कॉर्ड तक भी होता है।
तो अगर हमें जब भी CSF को जांचना होता है तो हम ब्रेन से CSF नहीं निकालते हैं, बस हम स्पाइनल कॉर्ड से CSF निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये 2 पोस्चर है जो कि आपको पिक्चर में दिख जाएगा। जिसमें पहला पोस्चर है, जब पेशेंट को जब लंबर पंचर किया जाता है तो इसका जो एक तरीका है करने का कि पेशेंट को लिटा दिया जाता है जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, और उसको कहा जाता है, उसको घुटना को मोड़ करके छाती में सटाने के लिए बोला जाता है, और जो सर है उसको भी नीचे की ओर बेंड करने के लिए बोला जाता है, सोए सोए। जिसके बाद उसका जो पीठ का एरिया होता है थोड़ा सा उठा हुआ हो जाता है, जिसके बाद एक नीडल को ले करके उसको स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट किया जाता है। इससे 2 चीज़ चेक होता है। पहला कि जो स्पाइनल कॉर्ड का जो CSF का प्रेशर है वो कितना है, और अगर ज़्यादा प्रेशर हुआ तो इससे समझ में आता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन है। और दूसरा, उसमें CSF निकाल के फिर लैब में टेस्ट करते हैं कि उसमें कौन कौन से इन्फेक्शन है या नहीं है। इससे टेस्ट करने से अगर वेरिसिला जोस्टर वायरस अगर CSF में होंगे तो उससे पता चलेगा कि ये रामसे हंट सिंड्रोम है, जो कि फेशियल नर्व को ब्रेन के अंदर में डैमेज कर चुका है। और अगला जो टेस्ट है वो है MRI। MRI में क्या होता है, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, MRI में जो हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है, जिसके हेल्प से ब्रेन का और उसके नर्व्स का पिक्चर लिया जाता है। अगला है नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन भी टेस्ट होता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि नर्व है वो कितना डैमेज हुआ है। अगला टेस्ट है स्किन टेस्ट फॉर वेरिसिला जोस्टर वायरस। अब स्किन का टेस्ट होगा कि उसमें वेरिसिला जोस्टर वायरस है कि नहीं है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट में सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कॉल स्टेरॉइड, यानी कि पेशेंट को स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिया जाता है। जो स्टेरॉइड होता है इसको दिया जाता है। स्टेरॉइड में एक जो उदाहरण है जैसे कि प्रीडेनिसोन दिया जाता है पेशेंट को। तो इससे क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो इन्फ्लेमेशन के बारे में मैंने डिटेल में अपने पिछले वीडियो में बताया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन मेनली क्या होता है, जब भी हमारे शरीर के अंदर में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा जो शरीर होता है कुछ सिग्नल के द्वारा हमें अवगत कराता है कि हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो सिग्नल है, हॉट हो यानी गर्म हो जाएगा वो एरिया, और दर्द करेगा, सूजन होगा, ये सब रेड हो जाएगा, ये सब साइन है जो इन्फ्लेमेशन के है। तो उसकी वजह से तो जब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दिया जाएगा तो जो भी ये साइन है वो दब जाएंगे। तो उसमें पेन भी होता है तो इससे पेन भी दब जाएगा। पेन जो है वो इन्फ्लेमेशन का ही पार्ट है, तो जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देंगे तो वो पेन भी उससे सप्रेस हो जाएगा। जो अगला ट्रीटमेंट पार्ट आता है वो एंटीवायरल मेडिसिन दिया जाता है, क्योंकि वेरिसिला जोस्टर वायरस जो है वो वायरस है, इसलिए उसमें एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है। ड्रग यानी कि एंटीवायरल मेडिसिन दिया जाता है। इसमें कौन कौन से मेडिसिन हो सकते हैं, एसाइक्लोवीर दे सकते हैं और एलासाइक्लोवीर है। तो यहाँ पे लगभग जितने भी एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं उनके लास्ट में वीर लगा होता है, VIR लगा हुआ होता है ज़्यादातर एंटीवायरल ड्रग्स में, तो उनको दिया जाता है। अगला जो ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट के अंतर्गत स्ट्रॉन्ग पेन किलर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है स्ट्रॉन्ग पेन किलर? जब हम स्टेरॉइड देते हैं, यानी कि जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं, उसके बावजूद भी अगर पेन होता है तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग पेन किलर देते हैं। उसके बाद अगला जो ट्रीटमेंट है, इसमें क्या होता है कि जब हमारे फेस में वीकनेस हो जाता है तो उससे क्या होता है कि हम अपने आँख को नहीं बंद कर पाते हैं, तो हमें आँख को प्रोटेक्ट भी करना है। इसकी वजह से आई पैच का यूज करते हैं। आई पैच का यूज करने से कॉर्निया के इंजरी से प्रिवेंशन मिलता है, यानी ये कॉर्निया इंजर नहीं होता है, और दूसरे भी जो डैमेज है आँख का वो नहीं हो पाते हैं। अगर आँख पूरी तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो कुछ पेशेंट होते हैं वो रात में स्पेशल लुब्रिकेंट आँख में डालते हैं, जिसकी वजह से आँख डैमेज नहीं हो पाता है। और दिन में क्या करते हैं, दिन में आर्टिफिशियल टीयर यानी कि बनावटी आंसू जो होता है, जो कृत्रिम आंसू होता है, उसको आँख में डालते हैं, जिसकी वजह से आँख जो है वो ड्राई नहीं हो पाता, यानी कि वो सूख नहीं पाता है। अगला ट्रीटमेंट है कि अगर पेशेंट को डिजीनेस होता है तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर है वो
और भी दूसरे मेडिसिन दे सकते हैं इसके अलावा। प्रोग्नोसिस यानी कि ठीक कैसे होता है, ये कितना ठीक होता है जब ट्रीटमेंट होता है उस बीमारी का, सिंड्रोम है रामसे हंट सिंड्रोम, अगर जब इसका ट्रीटमेंट होता है वो किस तरीके से ठीक होता है यानी और कितना ठीक होता है, यानी कि इसके ठीक होने के चांसेस कितने हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस। इसमें बोला जा रहा है प्रोग्नोसिस किस पे डिपेंड करता है, अगर जो नर्व है वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ होगा तो ट्रीटमेंट के बाद कुछ ही सप्ताह में मरीज जो है पूरी तरीक़े से ठीक हो जाएगा, यानी कि ये जो डिजीज है वो पूरी तरीक़े से ठीक हो जाएगा। अगर नर्व का डैमेज ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से रिकवर कई महीनों के बाद भी नहीं हो पाते हैं। जो प्रोग्नोसिस है यानी कि कैसे ठीक होगा, कितना ठीक होगा, वो किस पे डिपेंड करता है। क्या होता है कि जब आपको रामसे हंट डिजीज का जो पहला साइन मिला, आपको पता चला कि ये जो साइन है, साइन यानी कि जो शरीर बता रहा है कि यहाँ रैशेस हो गया है, फिर कान में दर्द हो रहा है और उसी के पैरालिसिस जैसा लग रहा है, जब आपको ये महसूस हो रहा है, अगर उसके 3 दिन के अंदर में आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके ठीक होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, आप उससे पूरी तरीक़े से ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 दिन से ज़्यादा का टाइम ले लेते हैं तो उसमें भी ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और प्रोग्नोसिस का और कंडीशन है कि जो बच्चा होते हैं उसमें ये जो बीमारी है वो जल्दी ठीक होता है, और जो एडल्ट होते हैं यानी कि जो यंग होते हैं उसमें कम जल्दी ठीक होता है, यानी कि उनमें जल्दी ठीक नहीं होता है। और अगला कंडीशन आता है पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, कि इसके साथ में और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन साथ में हो सकते हैं। इसमें पहला है चेंजेस इन द अपीयरेंस एट द फेस फ्रॉम मूवमेंट, ये है इसका पहला पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। दूसरा है चेंज टेस्ट, यानी कि उनका स्वाद चेंज हो जाएगा। अगला है आँख है वो डैमेज हो जाएगा, और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कॉर्नियल अल्सर हो जाएगा उसमें, क्योंकि जो आँख है वो बंद नहीं हो पाया, कॉर्निया का जो है वो अल्सर हो जाएगा, और भी अदर इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसका आँख का रोशनी चला जाएगा। अगला कॉम्प्लिकेशन है कि नर्व डैमेज होने की वजह से उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाएंगे, कि किसी काम को करेंगे तो उसके साथ में दूसरा काम भी ऑटोमेटिक होगा। जैसे कि अगर हम स्माइल करेंगे तो साथ में एक आँख है वो क्लोज हो जाएगा। अगला है पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरल्जिया, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद का दर्द हो सकता है इसमें। अगला है आईलिड और जो फेस का मसल है उसका स्पाम हो जाएगा। अब अगला कंडीशन है कि धीरे धीरे क्या होगा, जो वायरस है वो फैलेगा और जो आसपास के जो दूसरे नर्व है उसको भी डैमेज करेगा, और जो वायरस है वो ब्रेन में और फिर स्पाइनल कॉर्ड में भी पहुंच जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा उसको भी देख लेते हैं। पहला जो प्रॉब्लम होगा वो होगा कन्फ्यूजन, दूसरा होगा ड्राउसीनेस, अगला होगा हेडेक, लिम्ब वीकनेस होगा, और उसके बाद जो प्रॉब्लम होगा वो होगा नर्व पेन, यानी कि उसका नर्व जहाँ जहाँ पर नर्व होगा वहाँ पर पेन करेगा। अगला जो हेडलाइन है इसका वो है कि व्हेन टू कॉन्टेक्ट ए मेडिकल प्रोफेशनल, यानी कि हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए इस कंडीशन में। तो जब भी आपको ये सारे साइन अपीयर होंगे जो इसमें साइन में दिए हुए हैं कि क्या क्या इसमें होता है, जब भी आपको लगता है कि हम में जो साइन शो हो रहा है वो रामसे हंट डिजीज यानी कि रामसे हंट सिंड्रोम के जो साइन है वो हो सकते हैं, तो उसके 3 दिन के अंदर में ही आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो अगर आपका फेस को मूवमेंट कराने में दिक्कत हो रहा है, या फिर आपके एक तरफ का जो फेस है वो पैरालिसिस जैसा महसूस हो रहा है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, और आप फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, आपको खाने में प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी इसके साइन है वो अगर आपके शरीर में परफॉर्म हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। इसका प्रिवेंशन यानी कि इस डिजीज से कैसे बचा जाए, तो आज के समय में ऐसा कोई तरीका नहीं है, वैसा कोई जानकारी में तरीका नहीं है जिसकी वजह से कहा जाए कि ये चीज़ करने से आपको ये डिजीज नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी इसका प्रिवेंशन यही है कि जैसे ही आपको पता चले कि आप में ये बीमारी हो सकता है तो वैसे ही आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।